दोस्तों स्वागत है आपका आज हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और स्पेशल इसलिए कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी है या बुरी है। और हम बात करेंगे आपसे आज की एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी कि एस्ट्रोलॉजी को आप अपने लाइफ में कैसे आप एक तरह से ला सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी अच्छी है बुरी है। और हम बात करेंगे लास्ट में वास्तु के बारे में भी। तो एक तरह से आज के पॉडकास्ट 3 in 1 होने वाली है, क्योंकि आज हमारे बीच जो गेस्ट है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बहुत अच्छे वास्तु का भी उनको नॉलेज है। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस पॉडकास्ट पे, ये बहुत शानदार होने वाली है। चलिए बिना समय गवाए आज हम शुरू करते हैं। आज हमारे बीच में प्रकाश वीर जी हैं। तो सर और बताइए सर थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम प्रकाश वीर है। बेसिकली मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लीडिंग कंपनी है दुनिया के अंदर, जो नंबर 1 है एमवे, उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। मैं जब 18.5 ईयर का था तब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और स्टार्ट जब किया था तो नहीं पता था कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है। हमने स्टार्ट सिर्फ इसलिए कर दिया था कि बहुत सारे लोग उसको करते हुए नज़र आ रहे थे, और उन करने वाले लोगों में दुनिया के हर प्रोफाइल के लोग थे। डॉक्टर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इवन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर्स भी थे, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, फार्मर भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। तो वहाँ जाके समझ आया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट को, एक टॉप लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इस बिज़नेस की ज़रूरत है, और एक आम आदमी भी इसमें कामयाब हो सकता है। तो ज़रूर इसमें कोई ऐसी सिंपलिसिटी है जिसकी वजह से हर तरह का व्यक्ति इस पर काम कर सकता है और उसमें सफल हो सकता है, और हर प्रोफाइल के पर्सन को इस बिज़नेस की ज़रूरत हो सकती है। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसा कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ दे देती है जिसकी वजह से हर इंसान का झुकाव इसकी तरफ हो सकता है। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसको प्रोफेशनली करूँगा। तो करीब स्टार्ट करने के लगभग 6 महीने बाद हमने डिसाइड कर लिया था, और मैंने सब कुछ छोड़ के फिर इस इंडस्ट्री पे ही काम किया। और उसके अगले 10 महीने में हम इस बिज़नेस के द्वारा इतना सफल हो गए थे कि हमें कोई भी जॉब या कोई भी बिज़नेस करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने आज तक कोई भी दोबारा कोई जॉब या बिज़नेस नहीं किया है। पैसे कमाने के लिए मैंने काम नहीं किया। काम मैं बहुत सारे आज भी करता हूँ, क्योंकि मेरा पैसन है काम करना। मैं 24 के 24 घंटे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम हैं और बने हुए हैं और हर चीज़ चलने के लिए बनी है तो हम क्यों ना चलें। तो ये बेसिकली मेरे बारे में आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा सर, जब आप छोटे थे तो आपने कभी सोचा था कि आप बिज़नेस करें? क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ जनरली जॉब के बारे में सोचते हैं लोग। तो आप तो एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ मतलब सब लोग प्रेफर करते हैं कि जॉब करेंगे। तो आपने कभी सोचा था कि मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा और उसमें भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा? हाँ, बचपन में ऐसा कहें कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। बट मैं एक बड़ा इंसान ज़रूर बनना चाहता था। बहुत ड्रीमर था, बहुत ज़्यादा सपने देखता था। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन कभी भी मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आते थे। उसका रीज़न था कि मेरा ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं था, पैसे में ध्यान लगता था। तो हम पैसे की तरफ फोकस करते थे कि पढ़ने से अगर पैसे आएंगे तो हम पढ़ेंगे। अब पढ़ने से पैसे नहीं आते थे, मार्क्स आते थे, तो मन नहीं लगता था, इसलिए ध्यान वहाँ रहता था। तो मैं यूनिवर्स को बचपन से एक मैसेज तो दे रहा था, या ऐसा कह सकते हो कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ ऐसा मैसेज दिया हुआ था जिसकी वजह से मैं उस तरह के ड्रीम्स देख रहा था। तो मेरे को चाहिए था कि कोई ऐसा काम जहाँ पे पैसा भी नहीं लगाना पड़े और पैसा बहुत आ जाए, काम बहुत कम करना पड़े लेकिन पैसा बहुत आए, मैं घर पे भी रहूँ और बिजनेस भी होता रहे, मतलब पैसा भी आता रहे और मैं घर पे भी रहूँ, मैं अपनी चॉइस की ज़िंदगी जी सकूँ, ऐसा मैं हमेशा से सोचता था। उसी वजह से शायद भगवान ने ये बिज़नेस मुझे दिया, जहाँ तक मुझे समझ आता है। आपको कब रियलाइज़ हुआ सर कि मतलब मुझे बिजनेस ही करना है? रियलाइज़ होता है ना कि जॉब नहीं करना, अब मैं सूट नहीं करूँगा जॉब को, या फिर नहीं, मुझे ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। मैं तो बल्कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई जब कर रहा था तो मेरा फोकस तो जॉब पे ही था कि जॉब मिल जाएगा, लेकिन इंटरनल अच्छा नहीं लगता था जॉब कभी भी। 9 to 5 की बधी हुई जॉब कभी अच्छी नहीं लगती थी। एक ही काम रोज़ करना वो अच्छा नहीं लगता था। रोज़ नया नया एडवेंचर करने का मन था कि कुछ करें, कुछ ज़्यादातर लोगों को हैंडल करें, ज़्यादा लोगों से मिलें। तो या तो मैं हॉस्पिटल प्लान कर रहा था, हम नर्सिंग होम एस्टेब्लिश करते, लेकिन उसी दरमियान ये बिज़नेस मिल गया। तो इस बिज़नेस से पहले मैंने 1-2 बिज़नेस छोटे मोटे और करके देखे थे। जैसे मछली पालन का व्यवसाय हमने करके देखा था। थैंक गॉड कि हम उसमें फ़ेल हो गए, क्योंकि हम उसमें फ़ेल नहीं हुए होते तो शायद हम और नहीं देख रहे होते। फार्मा इंडस्ट्री में भी मैंने बिज़नेस करके देखा था व्हेन आई वाज 16 और 17 ईयर ओल्ड, एंड फॉर्चुनेटली ये बिज़नेस मिल गया 18.5 की एज में। तो फिर मैंने ये बिज़नेस डिसाइड किया, और इस बिज़नेस को देखने के बाद मुझे लगा कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझे यही बिज़नेस करना है। ये इस बिज़नेस की और इस इंडस्ट्री की खूबी है कि अगर पर्सन के अंदर थोड़ा भी काम करने का जज्बा है तो ये बिज़नेस अपनी तरफ खींच लेता है, और फिर कुछ और करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। नहीं, हमने तो जैसा कि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो मैंने तो ये भी सुना है आपके बारे में कि जब आप इस इंडस्ट्री में आप एंटर हुए तो आप पे कोई पैसा नहीं था, बिकॉज आप स्टूडेंट थे।
तो पैसा अरेंज कैसे किया आपने, क्योंकि 5-10 हज़ार जो भी लगते हैं इस बिजनेस में पहली बात तो पैसा लगता नहीं है कोई। हालांकि हमने जब स्टार्ट किया था तो छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट होता था 5-10,000, तो वो अरेंज किया था इधर उधर से। और एक कोटेशन है कि इफ़ देयर इज़ ए बिल देयर इज़ ए वे। जब आपके पास कोई पूर्ण आस्था के साथ आप कुछ ढूंढना स्टार्ट करते हो तो यूनिवर्स सारी चीज़ें अरेंज कर देती है। तो मेरे साथ ऐसे रास्ते सामने आए जिनकी वजह से पैसा अरेंज हो गया। इनफैक्ट मैंने तो घर के, मेरे फादर मेडिकल प्रैक्टिशनर थे तो उनको कुछ मेडिसिन रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने मेरे से मेडिसिन मंगवाने के लिए 5,000 रुपीज़ दिए थे। तो मैं उनसे जाके बिज़नेस ज्वाइन करके आ गया था और मेडिसिन सारी मैं उधार लेके आ गया था। फिर मैं जब इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो गया तब मैं वो पैसे चुका के आया था। वो तो भूल गया था पर्सन, लेकिन मैं फिर भी चुका के आया था। जैसे बिकॉज आप सक्सेसफुल हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपके हिसाब से अगर किसी को इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो एज एन डायरेक्ट सेलर, एज एन एंटरप्रेन्योर क्या रूटीन होना चाहिए, और आपका क्या रूटीन रहता है इस इंडस्ट्री में चूँकि आप सक्सेसफुल हैं? देखिए, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसके बारे में अभी बता पाना मुझे लगता है इतना छोटे से में बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसको डिटेल में जानना चाहिए। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित वर्ड है वो एक इंडस्ट्री से रिलेटेड रहा है। एमवे एक ऐसा वर्ड रहा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आज की डेट में पूरी दुनिया में इस वर्ड के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं, लेकिन मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड भी है। हम लोग जब बातें करते हैं, हम सबके साथ क्या होता है, हमारी एक इंटेलेक्ट होता है, हमारा एक ओपिनियन होती है, और जो हमारी ओपिनियन है हम सामने वाले की भी वही ओपिनियन मान रहे होते हैं कि ये भी ऐसे ही सोच रहा होगा। जो भी हमने सुना है, जो भी हमने जाना है, हम उसी के आधार पर सब कुछ जान लेते हैं। जैसे एक हाथी के बारे में अगर बात करें, 4 अंधे लोगों को एक हाथी दिखाया गया और उनसे पूछा गया बताओ हाथी कैसा होता है। तो अंधे थे, उन्होंने तो हाथी तो देखा नहीं था कभी, तो और टाइम दिया था, कहता इतने टाइम के अंदर अंदर आपको बताना है। तो एक पर्सन के हाथ में उसका पैर आ गया तो उसने देखा, तो उसने आइडिया लगा लिया हाथी कैसा होगा। एक के सामने स्टमक आ गया उसका पूरा, तो पेट पे उसने जब हाथ घुमाया तो उसने उसके हिसाब से आइडिया लगा लिया। एक के हाथ में उसका कान आ गया, एक के हाथ में उसकी सूंड आ गई। तो जब चारों से अलग अलग पूछा गया तो किसी ने कहा कि हाथी, जिसको सूंड हाथ में आई, बोला हाथी तो एक पाइप नुमा सेक्शन पाइप जैसा होता है। जिसके हाथ में उसका कान आ गया, बोला हाथी तो एक पत्थर जैसा होता है, पत्रा होता है, सूप जैसा होता है। जिसके हाथ में उसका पेट आ गया, बोला एक दीवार जैसी चीज़ होती है हाथी। पैर जिसके हाथ में आ गया, बोला खम्भे जैसा होता है हाथी। एक्चुअली में हाथी इनमें से कोई भी नहीं था। तो वास्तविकता ये है कि इस इंडस्ट्री के बारे में जब तक हम पूरा नहीं जानें कैसे काम करता है, तब तक हम इसके बारे में नहीं कह सकते। उसी तरह से रूटीन की अगर मैं बात करूँ, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर की अगर बात करूँ, तो पर्सन का एम्बिशियस होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है, सेल्फ डिसीजन मेकर होना ज़रूरी है, ड्रीमर होना ज़रूरी है, और विलिंग टू लर्न और विलिंग टू चेंज होना ज़रूरी है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो ये बिज़नेस आपके लिए काम कर सकता है। सक्सेस रेशियो यहाँ 100% है, 0.1% भी इसमें नहीं है। जो कहा गया है उतना पर्सन करता है तो विद इन 2 to 3 ईयर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर मूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप अपने शौक को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जैसे मैं करीब 15 महीने में उस इनकम ब्रैकेट में पहुंच गया था जहां पर मेरे टाइम पर यूजीसी ग्रेड में भी वो पैसा नहीं था। चूँकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो आपके हिसाब से कितना लीगल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या फिर यूँ कहा जाए कि आम इंसान को, आम आदमी को कैसे पता चले कि क्या सही है? क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं, तो वो कैसे डिसीजन ले कि क्या सही है क्या गलत? कुछ लोग जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, बहुत सारा पैसा गंवा बैठते हैं, तब जाकर उनको पता चलता है कि हम एक गलत कंपनी में आ गए, इंडस्ट्री सही है कंपनी गलत है। तो एक आम इंसान शुरू करते टाइम कैसे? हाँ, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग 100% लीगल व्यवसाय है। अगर कहीं पर भी शुरुआत अगर मैं देखूं तो किसी भी कंपनी के साथ जहां पे डायरेक्ट सेलिंग वर्ड जुड़ा हुआ है, अगर आप स्टार्ट करते हैं और वहां पर ज्वाइनिंग के नाम से आप ज्वाइनिंग के नाम पर आपसे कुछ पैसा लिया जाता है, तो वो इलीगल है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट हर कंट्री में ये बैन किया हुआ है कि आप किसी को इनरोल करने के नाम पर उससे पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि इनरोल करने के नाम पर अगर आप पैसा लेंगे तो उस पैसे को कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत बैन हो जाता है। जहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व होगा वहाँ आरबीआई की गाइडलाइंस लागू हो जाती हैं, और आरबीआई किसी भी इस तरह के डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अलाउ नहीं करता। तो आपके रजिस्ट्रेशन के नाम पर या ज्वाइनिंग के नाम पर आपसे पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, नंबर 1। सर, अब सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इलीगल है जो पैसा ले रही हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारी कंपनी इंडिया में चल रही हैं जो लाखों रुपए लेती हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे। उसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है। देखिए, मेन चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट के पास और बहुत सारी प्रॉब्लम है,
गवर्नमेंट कभी भी चल के संज्ञान नहीं लेती किसी भी चीज़ पर जब तक उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स ना आ जाएं। कंप्लेंट्स आती हैं, एक्शन लिया जाता है, तो हम उनको तो नहीं रोक सकते अभी, गवर्नमेंट का काम है रोकने का, और वो रुकेगा तब रुकेगा। लेकिन हाँ, हम जिनसे बात कर रहे हैं या जिनसे मिलते हैं उनको तो अवेयर कर ही सकते हैं कि जहाँ पर ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लिया जा रहा है वहाँ सावधान हो जाइए, वहाँ आप ऐसा काम मत करिए, क्योंकि तो जहाँ ऐसा हो रहा है वो भी इलीगल है, उसे पिरामिड स्कीम के तहत बैन किया जाता है। क्योंकि जब किसी के साथ आप एसोसिएट होते हैं तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली प्रोफाइल, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी पे आउट या प्लान। अब प्रोफाइल डिसाइड कैसे होगा? किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो 2 बेसिक चीज़ें हैं, उस कंपनी का एसेट वैल्यू क्या है और उसकी लायबिलिटी कितनी है, तो इससे आप कंपनी का प्रोफाइल पता कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम कई कंपनीज को देखते हैं जिन कंपनीज के ऑफिसेज होते हैं, कुछ किसी से बनवा रहे होते हैं, कहीं यहाँ से बनवा लिया, कहीं वहाँ से बनवा लिया, मैन्युफैक्चरिंग में कोई पैसा डाला नहीं है, और ऑफिसेज बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोन लिए होते हैं। तो जहाँ लायबिलिटी बड़ी है और एसेट छोटे हैं, वो कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, आप उनके साथ एसोसिएट ना हो। आपको घुमाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है। तो आप देखें कंपनी कितने साल से है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कितने हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुद के हैं, उनके पास लोन तो नहीं है बहुत ज़्यादा, या उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बन कहाँ रहे हैं, इंग्रेडिएंट कहाँ से आ रहा है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्या उन पे 100% रिफंड पॉलिसी है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप रिफंड पॉलिसी दोगे ना। एक चीज़ आप अभी ये कह रहे हैं कि लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट, ऐसी एक चीज़ और याद आई सर, क्या कहेंगे इस बार इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के बारे में थोड़ा क्या कहेंगे? किस तरह के इन्वेस्टमेंट इसमें, क्या रिटर्न्स अपन ले सकते हैं, मतलब जल्दी का इन्वेस्टमेंट है यहाँ बस। क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग में जैसे हम आते हैं तो चूँकि जॉब भी कर रहे हैं लोग, तो उनको क्या होता है कि इसके थ्रू मैं जल्दी से पैसे कमा सकता हूँ, तो क्या संभावनाएं हैं, या फिर यूँ कहा जाए क्या इन्वेस्ट करके कितनी जल्दी क्या हम अचीव कर सकते हैं? यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो है कमिटमेंट। यहाँ पैसे का और टाइम का भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली 2 साल 2 घंटे रोज पार्ट टाइम स्पेयर टाइम विद कमिटमेंट डालते हैं, तो आप आज की डेट में हमारे कंट्री में एवरेज जो इनकम है आज की डेट में 1 से 1.5 लाख रुपया दाल रोटी के लिए चाहिए, उसे क्रॉस कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है, बाकी स्काई इज द लिमिट है। आपने क्या रिटर्न लिए हैं सर, जब इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की बात करते हैं? बात करूं तो स्टार्ट करने के विद इन 15 मंथ, मैंने बताया अभी आपको, हम एक ऐसे इनकम ब्रैकेट में थे जो बहुत बढ़िया था। और अगर मैं इनकम वाइज बात करूं तो पहले 5 साल में हम फ्री हो गए थे। पैसे की तरफ से मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, हम हर साल बढ़ते हुए इनकम ब्रैकेट्स में रहे हैं हमेशा। अच्छा सर, ये तो हो गए, ठीक है, ये तो प्रोज हो गए। अच्छा, डार्क साइड आपके हिसाब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डार्क साइड क्या कहना चाहिए? एक्चुअली तो डार्क साइड कुछ भी नहीं है, पर्सन का कैरियर और पर्सन का फ्यूचर उसमें उसके टाइमिंग्स पे भी रोल प्ले करता है। इंडस्ट्री का एक ही डार्क साइड है कि जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है कि बहुत सारा पैसा लगाओ तब पैसा बनाओगे, यहाँ पे पैसा लगता ही नहीं कुछ, तो इजीली देख नहीं पाता इस बिजनेस की पोटेंशियल को, क्योंकि बिजनेस ऑब्वियस नहीं है। ऑब्वियस बिजनेस मतलब दुकान है, शोरूम है, गोडाउन है, सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, इट्स ए ऑब्वियस बिजनेस जो बचपन से दिख रहा है। इस बिजनेस में सारा हेडेक कंपनी लेती है, आपको तो सिर्फ नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है। और चूंकि यह कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेशन का, जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है, तो आप अगर बदले नहीं तो आपकी टीम भी ढंग से नहीं बदलेगी। तो ये इनबिल्ड अपने आप को बिल्ड करने का बिजनेस है। तो डार्क साइड बस इतनी सी है कि व्यक्ति क्या चाहता है, मुझे कुछ ना करना पड़े, लोग करें, ऑर्डर मारना चाहता है। तो इस बिजनेस में अगर कोई फेलियर है तो बस वो है जो खुद ना करके औरों पे कराना चाहता है। जो खुद पे बिलीव करता है वो हमेशा सफल होगा। और दूसरा, जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, जो आपको तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ आ जाओ, ये लाइन जहां बोली जा रही है वो फेक है, 100% फेक है, उससे बचें, बस यही डार्क साइड है इसका। ओके। अदरवाइज तो यह मेहनत और रिजल्ट दोनों का रिजल्ट बहुत बड़ा है, जितनी करोगे उससे कई गुना कमा। सर ये अभी हमारी बात हो रही थी सर से, तो वो मेरे को ये भी मालूम पड़ा आपके बारे में कि आप है ना कि एस्ट्रोलॉजी भी आप जानते हैं, है ना, तो मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एस्ट्रोलॉजी वाकई में वर्क करती है या कैसे वर्क करती है, और आपको इसमें मतलब आप इसमें कैसे आए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। मुझे आज से करीब 15 साल 17 साल पहले एनर्जी के रूप में पता चला कि हम जो हैं वो एनर्जी है, आत्मा है। बॉडी तो एक बस व्हीकल है हमें एक डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। फिर मुझे पता समझ आया कि जो शब्द होते हैं हमारे, उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है, विचारों की भी फ्रीक्वेंसी होती है। और आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध मुझे समझ आया कि आत्मा एक ऊर्जा है, परमात्मा एक हाई फ्रीक्वेंसी ऊर्जा है, तो इनफाइनाइट है।
उन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो प्लेनेट हैं, बहुत सारे जो स्टार्स घूम रहे हैं, इन सब का भी एनर्जी का बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। तो एस्ट्रोलॉजी कैसे डिसाइड होती है? देखिए, पहला आंसर तो मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजी 100% वर्क करती है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। 2+2 जैसे मैथ में 4 होता है, 2 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, या 3 into 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। अगर कोई उसको पढ़ना जानता है, प्योर मैथमेटिक्स है, तो वो 100% प्रेडिक्शंस कर सकता है, अगर कोई उसे पढ़ना जानता है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेडिक्शन कर दिया जाए वही एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि जो भी यूनिवर्स में काम कर रही है एनर्जीज, वही सेम एनर्जी हम भी हैं। तो आज हम जो भी हैं वो प्रारब्ध में किए गए कार्यों के आधार पर हैं। हमने जो कमांड दी है, हमारे हर शब्द, हर विचार और हर कर्म से एक ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा यूनिवर्स के अंदर जाती है, और ऊर्जा जब यूनिवर्स में जाती है तो अगर आप थोड़ा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं ऐसे छोटे में कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा तो मैं टाइम दूंगा। हम मिल्की वे जिस गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं, ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सी इस यूनिवर्स के अंदर है, तो जिस गैलेक्सी के अंदर कितने सारे स्टार्स हैं, मेन जिन स्टार्स का इफेक्ट पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है, उसमें 9 ऐसे स्टार हैं जिनको काउंट किया गया है कि इनका इफेक्ट हम पर आता है, जिनको आप ज्योतिष की भाषा में अलग अलग ग्रह मानते हैं, नवग्रह जिन्हें बोलते हैं। टोटल 12 ग्रह होते हैं, जिनमें से 9 ग्रह ऐसे हैं जो यूनिवर्स में भी हैं और हमारी जिंदगी में भी हैं। जैसा यूनिवर्स वहां है, ऐसा ही यूनिवर्स हमारे घर में भी है। मैं आपको अगले 1 मिनट में पूरी एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश करूंगा। 9 ग्रह हैं, इनके न्यूमेरिकल अंक हैं। सूर्य नंबर 1, चंद्र नंबर 2, गुरु नंबर 3, राहु नंबर 4, बुध नंबर 5, शुक्र नंबर 6, 7 केतु, 8 शनि और 9 मंगल। ये 9 अलग अलग ग्रह हैं। अब अगर हम इनको साइंटिफिक तरीके से देखें, छोड़िए कई लोग जो साइंटिफिक और पढ़े लिखे होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, मैं साइंस की भाषा में आता हूं। ये सारे के सारे घूम रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, सूर्य भी घूम रहा है, पूरी मिल्की वे भी घूम रही है, अर्थ भी घूम रहा है। तो अर्थ पर हम हैं। अब अर्थ का जो अपनी ऑर्बिट में खुद भी घूम रही है और वो सूर्य की परिक्रमा भी लगा रही है। कुछ ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं, सारे लोग मिलकर फिर सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप कल्पना करो कितनी बड़ा है ये यूनिवर्स। पृथ्वी का स्पीड ऑलमोस्ट 1400-1500 किलोमीटर पर आवर का है। पृथ्वी 1400 से 1500 किलोमीटर अप्रोक्स की स्पीड से घूम रही है। 24 घंटे 365 दिन घूमती रहती है, और इस स्पीड से घूमने के बावजूद उसे 1 साल का टाइम लगता है पूरी एक ऑर्बिट पूरी करने में, और खुद वो 24 घंटे में घूम जाती है। तो आप समझो कितना बड़ा ऑर्बिट होगा ये। अब जो 1500 किलोमीटर की स्पीड से कोई चीज घूम रही है तो उससे गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है, जिससे पृथ्वी अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। इसी वजह से यहाँ पे एक जो जीवन है, तो वो जब खींच रही है और वो चल के क्या बता रही है, वो कह रही है कि कर्म करो। उस पृथ्वी पर हम रहते हैं, हमारे द्वारा जो शब्द बोला जाता है, जो विचार जो होता है या जो कर्म हम करते हैं, उससे एक एनर्जी निकलती है, और एनर्जी इस ब्रह्मांड के अंदर जाती है, और वो ब्रह्मांड में जाके कहीं ना कहीं टकराएगी, और वो उन ग्रहों से जाके टकराएगी जिस ग्रह से रिलेटेड हम वो एनर्जी निकालेंगे। अब किस ग्रह से रिलेटेड हम एनर्जी निकालते हैं? आपने किसी एक व्यक्ति के प्रति एक शब्द या विचार या कर्म कुछ भी निकाला, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट अस सपोज आपने अपने बेटे के लिए या मित्र के लिए या पिताजी के लिए अब शब्द निकाला, तो एक रेजोनेंस निकली, एक एनर्जी निकली, या सोचा भी तो एक एनर्जी निकली। वो कहां जाके टकराएगी? यूनिवर्स। किससे टकराएगी? सूर्य से, क्योंकि आपने यहां किसके लिए एनर्जी निकाली? सूर्य के लिए। तो वो टकराएगी किससे? सूर्य से। तो सूर्य क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके आपको वापस भेज देगा, क्योंकि यूनिवर्स का काम है मल्टीप्लाई करना। आप पृथ्वी के अंदर एक दाना बोते हो, 100 दाने काटते हो। तो जैसे ही वो एनर्जी आपने निकाली, वो सूर्य से टकराई, सूर्य ने उसे मल्टीप्लाई करके आपके पास वापस भेज दिया। आपने मां के लिए कुछ अच्छी एनर्जी निकाली, तो पॉजिटिव एनर्जी चंद्र से टकराई, चंद्र ने उसे मल्टीप्लाई करके आपके पास भेज दिया। तो हु क्रिएटेड योर फ्यूचर? यू। किसने एनर्जी निकाली? आपने। तो मल्टीप्लाई किसने कराई? आपने। तो वो आपने निकाली, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आई। अब जब वो एनर्जी निकली
और वापस आई, तब तक आपका शरीर छूट गया, अगला शरीर मिल गया, लेकिन निकाल के तो आप ही गए थे ना। यस। तो वो उसी हिसाब से आपकी कुंडली बन के आपके अगले जन्म में सामने आ जाएगी। और पंडित जी देख के बोलते हैं आपका सूर्य खराब है। क्यों? क्योंकि आप सूर्य के लिए पिछले जन्म में खराब एनर्जी निकाल के आए, कमांड दे के आए। मतलब पुराना भी इसमें काम करता है। 100% आपका प्रारब्ध आपका भाग्य बन के सामने आता है, और आप आज जो काम कर रहे हो वो कल भाग्य बन के सामने आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी 100% काम करती है, कोई दो राय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कोई भगवान नाम की ऐसी शक्ति नहीं है कि साहब वो बैठ के हिसाब किताब लगा रही है। आप ही बोके आए हो, आप ही काटोगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं ना उसी पे कंट्रोल करना। बोलने से भी, विचार से भी, कर्म से भी, तीनों से एनर्जी निकल के हर साल हर पल एनर्जी जा रही है यूनिवर्स के अंदर, वो अपना काम कर रही है। आप ही क्रिएट कर रहे हो। यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मेरे भविष्य का रचयिता हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही रचयिता हूं। भगवान मतलब एनर्जी, हाई एनर्जी, मैं मतलब सूक्ष्म एनर्जी, वो हाई एनर्जी। इतना सही तो अंतर है, लेकिन मैं ही क्रिएट कर रहा हूं। उससे ये जो करते हैं ना, हमने कई बार देखा है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं अपने नाम के आगे नाम में छिड़खानी कर लेते हैं, किसी में ए हटा देंगे, किसी में डबल ए लगा लेंगे, है ना। जैसे अभी रिसेंटली रानी मुखर्जी ने जे हटा दिया है ना। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजों का रीजन होता है। हर शब्द की, हर वर्ड की एनर्जी है। वो एनर्जी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है कि नहीं, आपने ऐड कर दिया या हटा दिया, तो उसकी एनर्जी का इफेक्ट आपकी लाइफ पर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। इसीलिए वो हटा देते हैं और कम बढ़ा देते हैं। तो सर इन सब चीजों के लिए जैसे आप कुछ चार्जेस पे करते हैं या फिर कैसे, कहाँ है? मेरी बात करें तो मैं तो चार्जेस लेता हूँ, ऑब्वियसली प्रोफेशनली करता हूँ, लेकिन वो पूरा पैसा जितना भी आता है उसमें उतना ही मिला के मैं गौशाला के लिए गिफ्ट कर देता हूँ। अरे वाह। अरे आपने एक अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी कि ज्योतिष के बारे में कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, और फिर वो हुआ नहीं। जी, नहीं हुआ। बहुत सिंपल है इसका आंसर। प्रारब्ध में कमांड दी जा चुकी थी, उसके आधार पे वो चीज होनी थी, लेकिन आपके पास वो ताकत है कि आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो प्रारब्ध में किए गए कार्य को, उसके आधार पर मिलने वाले आपके फल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ओके। तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। ज्योतिष 100% सही है, उतना ही सही ये भी है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो आप प्रारब्ध में किए गए कार्यों के बुरे रिजल्ट को भी खत्म कर सकते हो, और प्रारब्ध में किए गए कार्य के आधार पर आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं उन्हें भी खत्म कर सकते हो और उन्हें बढ़ा भी सकते हो। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इसे क्लियर करना चाहूंगा। दो भाई थे, एक शराबी, जुआरी, कबाड़ी, एक बहुत अच्छा आदमी था जी। दोनों घर से निकलते शाम को 5 बजे, दोराहे पर आते, एक राइट मुड़ता, एक लेफ्ट मुड़ता। लेफ्ट में वैश्यालय था, शराबी मदिरालय था, राइट में शिवालय था। वो डेली शिवालय जाता था, वो डेली मदिरालय जाता था। जो मदिरालय जाता था वो बहुत पैसे वाला था, और जो शिवालय जाता था वो बहुत गरीब था। एक दिन ऐसा हुआ, घर से दोनों निकले और उस शिवालय वाले अच्छे व्यक्ति के पास खाने को पैसे नहीं है, शाम का खाना नहीं बनेगा उसके घर में। वो जा रहा है, सोचता जा रहा है कैसे होगा, लेकिन जैसे ही वो शिवालय के लिए मुड़ा तो उसके पैर में इतना बड़ा एक कांटा लग गया, खजूर के पेड़ का इतना बड़ा कांटा पार निकल गया। और जो मदिरालय जा रहा था वो जैसे ही इधर मुड़ा, उसको सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिल गई। अब वो इसको देख रहा है, अब वो बोल रहा है भगवान क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? आज तो मैं इसका आंसर जान के रहूंगा। वो जैसे तैसे करके शिवालय तक पहुंचा और भगवान के सामने जाकर बेहोश हो गया। अब इस सवाल के साथ गया था और बेहोश हो गया, तो भगवान ने उसको साक्षात्कार दिया। इधर वो सोने की थैली लेके मस्त होके मदिरा लग गया। तो उसने पूछा कि ये क्या माजरा है, ये जिंदगी भर गलत काम किए इसने, गलत रास्ते पर है, और गलत रास्ते पर सोने की थैली, और अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो कांटा। तो ये गलत है, वो सही है, या वो सही है क्या, ये माजरा क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि देख, कर्मों का फल है। एक्चुअली आज के दिन प्रारब्ध के आधार पर उसको राजगद्दी मिलने वाली थी, इतने अच्छे कर्म करके आया था वो, और तुम्हें आज के दिन सूली होने वाली थी, फांसी की सजा होने वाली थी। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से, तुम्हारे सही रास्ते पर इस जन्म में चलने की वजह से जो सजा मुकर्रर हुई थी प्रारब्ध के आधार पर, पंडित अगर कोई ज्योतिषी अगर ये देखते तेरी कुंडली तो कहते तुझे इस जन्म में फांसी होगी।
तेरे स्टार ये कह रहे हैं कि तुझे फांसी होगी, और उसे राजगद्दी मिलेगी, उसके स्टार ये कह रहे हैं। लेकिन तुम दोनों के पास विवेक था, तुमने अपने विवेक के आधार पर तुमने ये रास्ता चुना, उसने वो रास्ता चुना, उसके रास्ते का अंत वो हो गया, तुम्हारे रास्ते का अंत ये हो गया। तो तुम्हारी फांसी छोटे से कांटे पे होकर निकल के रहेगी, और उसकी राजगद्दी एक छोटी सी थैली पे होकर निकल के रहेगी। तो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी एनी टाइम। जैसे, और एक सिंपल सी बात के आधार पे, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट कराता है लैब में, और रिपोर्ट देख के क्या बोलता है, मान लीजिए आपका SGOT SGPT 150-200 है, आपका ट्राइग्लिसराइड 700 है, आपका कोलेस्ट्रॉल 400-500 है, आपका शुगर लेवल 300-400 है, आपका क्रिएटिनिन 10 है, तो डॉक्टर बोलेगा भैया तुम्हें हार्ट अटैक होगा। तो वो जो लैब रिपोर्ट है वो तुम्हारी कुंडली है, उसके आधार पर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक होगा, आपकी किडनी फेल होंगी, आपका लिवर फेल होगा, यही तो बोलेगा। यही पंडित जी ने बोला, तो पंडित जी ने कहाँ गलत बोला? तो एस्ट्रोलॉजी तो सही है। लेकिन आप बड़े अड़ियल व्यक्ति हैं, आप घर आते हैं और घर आते ही लग पड़ते हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्रूट्स का नाश्ता करते हैं, फिर सैलेड लेते हैं, फिर प्योर खाना लेते हैं, साइकिल चला के जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं सारे दिन, और शाम को बाहर का खाना बंद, घर का खाना, और बड़ा हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं, और एक्सरसाइज करते हैं दोनों टाइम। और आप ये करते हैं और 6 महीने बाद आप फिर से रिपोर्ट कराते हैं, SGOT SGPT विद इन लिमिट, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, विटामिन सब विद इन लिमिट आ जाते हैं। डॉक्टर देख के क्या बोलता है, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो हु चेंज योर कुंडली, हु चेंज योर रिपोर्ट्स? यू। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। तो एस्ट्रोलॉजी जितनी सच है 100% है, उतना ही सच ये भी है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी ऑल्सो, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी ऑल्सो। तो ना एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह सही है, इसी तरह से आपके कर्म भी अपनी जगह सही है, दोनों चीजें अपनी जगह हैं। इसीलिए हमें जितना हो सकता है अपना अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे और अपने कर्म पे अवेयरनेस रखनी चाहिए। स्पीक विद अवेयरनेस, थिंक विद अवेयरनेस, डू विद अवेयरनेस। अलर्ट मोड पे रहिए कि आपकी वजह से किसी का कोई दिल तो नहीं दुख रहा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अपने आप को ग्रूम अप करते रहिए, अच्छे बनते रहिए, जो होगा अच्छा होगा। नहीं, बोलने पे कंट्रोल कर सकते हैं, विचारों पे कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल किसी चीज पे नहीं कर सकते आप, ना बोलने पे ना विचारों पे। जी। एक्चुअली विचार बाद में आता है, शब्द पहले आता है। तो बचपन से हमने जो सुना है वो हमारे शब्द बन के बाहर निकल रहा है, वही प्रोग्रामिंग हो गई है। सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर जो डल गया वो डिलीट नहीं होता, डाइल्यूट हो सकता है जब बहुत ज्यादा चीजें, अपोजिट चीजें उसमें डाल देंगे। तो कंट्रोल करने की बजाय इसे दिशा देनी होती है। जैसे अगर दिल्ली से 50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया यमुना जी के अंदर, तो आगरा में बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? आएगी। अब आप कहो कि साहब उसे कंट्रोल कैसे करें, तो कोई कहेगा साहब डैम बना दो, लेकिन डैम टूटेगा तो और ज्यादा बाढ़ आएगी। दुनिया में बाढ़ का कारण डैम है। अगर दुनिया में डैम नहीं होते तो बाढ़ कहीं नहीं आती, डैम ही बाढ़ का कारण है। और हम सब लोग डैम बना रहे हैं जिंदगी में, इसे रोको, इस पे कंट्रोल करो, इस पे कंट्रोल करो, इसे रोको। किसी चीज को रोक नहीं सकते। उसका इलाज क्या है? वो जो बाढ़ आ रही है, पीछे से पानी आ रहा है, उस पानी का मार्ग परिवर्तित करके रेगिस्तान में भेज दो, तो रेगिस्तान का सूखा खत्म, यहां की बाढ़ खत्म। तो चैनलाइज कर सकते हो आप। एक दिन में 50,000 तक थॉट्स आते हैं इंसान के, इतना पावरफुल दिमाग है ये। तो आप इसे ऐसी जगह लगा के रखो ना जहां फालतू के विचार आए ही नहीं। आप सृजनात्मक रखो, क्रिएटिव रखो। देखिए, बिजली या परमाणु ऊर्जा बिजली बना सकती है, परमाणु ऊर्जा बिजली भी बना सकती है, परमाणु बॉम्ब भी बना सकती है। बिजली खाना भी पका सकती है और आदमी को भी पका सकती है जी। तो आप उस ऊर्जा का चैनल यूज क्या कर रहे हैं? तो आप अपने आप को कहीं ऐसी जगह लगा दो जो व्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो, आगे बढ़ने के लिए हो। तो आपको न गलत विचार आएंगे, न गलत शब्द आएंगे, न गलत कर्म होगा। और इन्हीं 3 चीजों से एनर्जी निकलती है, इन्हीं 3 चीजों से अगला भाग्य बनता है। तो फॉर्चुनेटली हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, जहां हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल चीजों को जानने, समझने और डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। एंड आई मस्ट से थैंक्स टू यू कि आप इतनी अच्छी बातें कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो इस टाइम पे कुछ और ही कर रहे होंगे। तो आपको अपने आप को चैनलाइज करना है, यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर लोगों को? मैं जिनको भी, जो भी आज हमारी बात सुन रहे हैं, उनके लिए मैसेज ये दूंगा कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, काम बहुत करने को है। गलत लोग गलत इसलिए नहीं करते कि वो गलत हैं,
गलत लोग गलत इसलिए कर पा रहे हैं कि जो सही लोग हैं वो सही कर नहीं रहे होते हैं, या जो सो कॉल्ड सही कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वो जो करेंगे सही करेंगे। तो अगर इस दुनिया को और अच्छा बनाना है तो काम करो, इतना काम करो कि बस लगे कि अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब लगे कि पूरा चूर हो जाएंगे तो जिंदगी प्रकृति को कुछ आप दे पाएंगे। आप सोचो, पेड़, दुनिया की हर चीज कितना दे रही है हमें, क्या प्रकृति ने हमें इतना सब दिया है, हम उसके बदले में कुछ दे पा रहे हैं? आप कल्पना करो, कोविड में जब ऑक्सीजन का अभाव हो गया था, लोगों की क्या हालत हो रही थी। आप सोचो प्लांट से, आप सोचो ग्रीनरी से, आप सोचो चीजों से कितना बढ़िया मिल रहा है। हर क्षण आप कुछ ना कुछ प्रकृति को दे सकते हैं। अगर आपने दीपावली पे पटाखे कम चलाए हैं ना, तो भी आपने प्रकृति को कुछ वापस दिया है। आप जो आपकी एक एक चीज में प्रकृति को कुछ वापस दे सकते हैं, प्रकृति से कुछ छीन सकते हैं। आपके कर्म से साउंड पोल्यूशन हो रहा है या पोल्यूशन कम हो रहा है, आपके कर्म से पोल्यूशन हो रहा है या कम हो रहा है, आप प्रकृति में सृजनात्मक काम कर रहे हैं या आप विध्वंसात्मक काम कर रहे हैं। तो आपका शब्द, आपका विचार, आपका कर्म प्रकृति के विध्वंसात्मक है या सृजनात्मक है। अगर सृजनात्मक है तो आप प्रकृति के साथ सामंजस्य करके काम कर रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, और वही हमारा मकसद है। राक्षस और मानव कोई अलग योनि नहीं होती, हमारे ही अंदर होते हैं। अगर हम विध्वंसात्मक हैं तो राक्षस हैं, और हम सृजनात्मक हैं तो हम मानव हैं। और जैसे जैसे सृजनात्मक होते जाएंगे हम ऊर्ध्व गति की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारा होल बॉडी फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ उठता जाएगा और हम इस प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो माय मैसेज इज डू फॉर सम क्रिएटिविटी, एंड आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप ठान लीजिए, बस हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे बात करके वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो गई। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।